जिस इमिग्रेशन टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो दैट्स अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। जो है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, नंबर वन। और ये डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है वो क्या होती है, इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। एंड द थर्ड इज़, बहुत से लोगों का आपने सुना होगा इमिग्रेशन के हवाले से जो है वो उनको अगर उनका केस एक्सेप्ट हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस वाला, तो उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो मिल जाती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए या क्या है ऐसा कि उस पर मैं थोड़ा सा आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो बेयर इन योर माइंड कि ये एडवाइस नहीं है, बिकॉज फॉर एडवाइस जो है आप मुझे कॉल करके ऑफिस में अपॉइंटमेंट बना के ऑफिस में तशरीफ़ लाइए, ताकि फ़ेस टू फेस बैठ के अगर आपका कोई मैटर है तो उस पर डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज़ के हवाले से सबसे अहम बात तो ये है कि अगर खुदा न खास्ता इन केस अगर कोई ऐसी सिचुएशन सीरियस किस्म की घरों में अगर सिचुएशन ऐसी होती है, सो प्लीज़ ऑलवेज़ जो है जहन में रखिए कि दाएं बाएं फैमिलीज़ को कॉल करने की बजाय, किसी दोस्तों को कॉल करने की बजाय जो है इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल टू, इफ़ यू आर इन अ इमीडिएट डेंजर पोजीशन जो है, सो देन प्लीज़ कॉल 999 जो है 999, 3 मरतबा 99 जिसको कहेंगे। बहुत से जो हमारे बहन भाई जो हैं, हमारी बहनें खासकर जो हैं ओवरसीज़ कंट्री से, बाकी कंट्री से जिस वक्त यूके में आती हैं ऑन अ स्पाउस वीज़ा जब आती हैं, तो उनको बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको पता नहीं होता आप दूसरे कंट्री के कानून का। ऐसे ही है जैसे हम लोग जो यूके में रहते हैं, अगर हम लोग चले जाते हैं, लेट्स से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं या किसी और कंट्री में चले जाते हैं, यूएई में चले जाते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके अगर हमें कोई अर्जेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी है, तो हम कहाँ पे किससे कांटेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली अगर आप को पता नहीं है तो। इसी तरह ये जो आज का लाइव सेशन है इस स्पेशली अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज़। नेशनल जो यूके की 24 आवर जो चलती है, 24 आवर है जी नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन जो है, आप उसके ऊपर जो है कॉल करके किसी को कोई इस किस्म की ज़रूरत हो तो वो आप वहाँ से भी उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी की लाइफ इज़ इन अ डेंजर है तो आप 999 के ऊपर भी कॉल करके उनसे मदद ले सकते हैं। चलिए अच्छा, इसमें यह है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, आपको ये तो अंडरस्टैंड करना होगा। एनी वन इन एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, अब्यूसिव रिलेशनशिप मीन आपका रिश्ता जो है, आपका कनेक्शन जो है हस्बैंड एंड वाइफ का, वो उसमें एक क्लैरिटी नहीं है, उसमें अब्यूसिव रिलेशनशिप है, इज़ इन अ डेंजरस एंड टेरिफाइंग सिचुएशन। वो आपस में लड़ाई झगड़े इस कदर शदीद हैं कि वो आपस में आप लोगों का इकट्ठे रहना जो है इज़ क्वाइट हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू लिव टुगेदर जो है। बट इफ़ यू आर इन द यूके ऑन अ स्पाउस वीज़ा, एक तो आपको ये देखना होगा, हम बात ये कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ के ऊपर, जब आप स्पाउस वीज़े के ऊपर होते हैं। स्पाउस वीज़ा है या आपका सिविल पार्टनरशिप वीज़ा है या आप अनमैरिड पार्टनर है। सैम जी, आपके फूलों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्पाउस वीज़ा, सिविल पार्टनरशिप वीज़ा और अनमैरिड पार्टनर वीज़ा, अगर आप इनमें से किसी वीज़े के ऊपर आप आए हैं यूके में और फिर आपकी हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में जो इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं, या आपस में आपका डोमेस्टिक मीन आप घर के अंदर जो है आपकी फ़ाइट रहती है और इसमें जो है आप लोग इकट्ठे साथ में रहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। सोफिया मैन ने पूछा, सर आर यू लॉयर इन द यूएसए? नहीं, नो आई एम नॉट द लॉयर इन यूएसए, आई एम अ यूके बेस्ड लॉयर एंड आई डील इमिग्रेशन मैटर्स। सोफिया जी आपका शुक्रिया, बट इस आई डोंट डील यूएसए मैटर्स। बीच में सवाल आता है तो मेरा वो सीक्वेंस जो है वो थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। अच्छा, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं जहां पे आप स्पाउस वीज़े पे आप आए और उसके बाद या आप सिविल पार्टनरशिप वीज़े पे हैं और यू आर ऑन अनमैरिड पार्टनर वीज़ा, सो इन दिस सिचुएशन स्पेशली जो है आपकी जब सिचुएशन गड़बड़ होती है, सो देन आप इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि आपके डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर विच विल अलाउ यू टू स्टे परमानेंटली इन द यूके इफ़ योर रिलेशनशिप ब्रेक्स डाउन जो है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज़। वो डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर अगर आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है, सो देन आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप होम ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं, उनको अपनी एप्लीकेशन जो है पटिशन फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जिसको डीवी एप्लीकेशन कहा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन जो है
वो आप फाइल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि जी कि व्हाट इज़ द डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है। तो उसका डोमेस्टिक अब्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये आएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व्स एन इंसिडेंट और पैटर्न ऑफ है इंसिडेंट। पैटर्न ऑफ इंसिडेंट का मतलब ये होता है कि वो कंटिन्यू इस तरह की जो चीज़ों का होना होता है। फॉर एग्जांपल एक कंट्रोलिंग जो है, इंसिडेंट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन तू ऐ कम नहीं करना तो तू ऐ नहीं करना, तू इतने जाएगा तो मैं तेन अलाउ नहीं करांगी, तुम ऐसे नहीं कर सकते तो तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम इतने यहाँ पे नहीं बैठोगे और तुम ये नहीं करोगे, तुम अपनी सिस्टर से नहीं मिलोगे या तुम अपने भाई से नहीं मिलोगे, इतने बजे बाहर नहीं जाओगे, इतने बजे वापस नहीं। सो दैट्स कॉल अ कंट्रोलिंग बिहेवियर, जो है किसी को दूसरे बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश करना। या आप उनको ये कहना कि जी कि आप आज आपकी लेट्स से अगर आपकी 50 पाउंड आपकी अर्निंग है पर डे आप कर रहे हैं, तो आप उसको कह रहे हैं जी कि तुम्हारे ये 50 पाउंड्स थे तो अभी तुम ये 30 पाउंड्स हैं तुम्हारे पास, तो वेयर इज़ योर 20 पाउंड्स। तो ये दैट्स कॉल अ कंट्रोलिंग। आप दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो कहती है जी मैंने इंडिया कॉल करनी है, मैंने पाकिस्तान कॉल करनी है, मेरे वहाँ पे फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं। आप कहते हो जी इतने बजे कॉल नहीं कर सकती, यू डोंट नीड टू कॉल ओवर देयर, तुम अपने भाई से नहीं मिलोगी, तुम अपनी बहन से नहीं मिलोगी। दैट्स कॉल अ कंट्रोलिंग बिहेवियर। जो जब आप कंट्रोलिंग बिहेवियर के विक्टिम बनते हैं, सो यू ऑल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, नंबर वन। फिर दूसरे को धमकी देना, जो जिसको थ्रेट कहते हैं कि जी कि मैं तुम्हें ये कर दूंगी, मैं तुम्हें वो कर दूंगा। ये दोनों पार्टीज़ की हम बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ वन पर्सन, फीमेल और मेल। जेंडर की बात नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट अ विदाउट जेंडर। जो है आप किसी को थ्रेट नहीं कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड को नहीं कर सकती, कि वो आप उनका थ्रेटनिंग, आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए, वायलेंट नहीं हो सकते आप उनके साथ गुस्से में आपने कहा जी कि चाय का कप लेके आओ, वो कहती जी मैं नहीं लेके आऊँगी, वो इसके ऊपर आप वायलेंट हो गए हैं, गाली दे रहे हैं, आप उल्टा आप लड़ रहे हैं। आसफा जी ने कहा प्लीज़ एक्सप्लेन डीवी सर। आसफा जी आप आसफ आसफ हैं आप? आसफ रज़ा जी, आपके कान बंद हैं क्या? ये मैं काफ़ी देर से डीवी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। डीवी मीन डोमेस्टिक वायलेंस। आप बीवी समझ रहे हैं, बीवी की बात हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो ज़रा गौर से सुनिए। तो आप जानबूझ के कई बंदे ऐसे छेड़ जाते हैं आगे ना कि जी आप डीवी की बात कर रहे हो। भाई साहब मैं वही वही डीवी की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके वो सीक्वेंस आप तोड़ देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका जो आ गया वायलेंट बिहेवियर जो होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। वायलेंट कोई भी हस्बैंड हो जाते हैं सम टाइम, ठीक है जी, पंजाबी खासकर जड़े ना वायलेंट होंगे, और ख़ासकर बाज़ का फीमेल्स जो हैं वो वायलेंट होती हैं। वो जो लड़ाई झगड़ा करना, ख़ासकर उसको कहना हस्बैंड को कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो है वो फ़ाइट उनकी शुरू हो जाती है। मलिक साहब ने कहा जी कि अगर डीवी रिफ्यूज़ हो जाए तो देखिए, अगर आपका डोमेस्टिक वायलेंस रिफ्यूज़ हो जाता है, सबसे पहले ये आज का टॉपिक, अगर आप इसको कंटिन्यू प्यार से, मोहब्बत से, बीवी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के साइड पे बैठ के सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ही नहीं होनी चाहिए। तो मेरा डीवी की एप्लीकेशन के ऊपर ख़ासा अच्छा एक्सपीरियंस है। उसमें ये इसलिए ये जो मैं सारी बातें बड़ी रवानगी से, बड़ी फ्लुएंटली जिसको कहेंगे वो कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आई हैव अ गुड कमांड ऑन अ डोमेस्टिक वायलेंस एप्लीकेशन। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो आपके लिए ये है कि जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन करें तो आप मैं नहीं कहता मेरे पास ही आएँ, लेकिन बेटर यही है कि उस वकील के पास जाएं जिसको अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअल डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो बादल, जैसे अक्सर लोग यही डोमेस्टिक वायलेंस का, मैंने जिन लोगों से भी मेरी बात होती है वो समझते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की फ़ाइट हुई, उसने पुलिस को कॉल किया, अगर पुलिस इन्वॉल्व है तो देन इज़ अ डोमेस्टिक वायलेंस। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अगर पुलिस इन्वॉल्व नहीं है बट अगर ये बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, अगर कंट्रोलिंग बिहेवियर है, अगर थ्रेटनिंग है, धमकी है, वायलेंट बिहेवियर है। अच्छा, इसमें बहुत से लोग ये नहीं समझते, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग सेक्सुअल वायलेंस जो है वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। सेक्सुअल वायलेंस का पिछले दिनों मैं एक केस था मेरे पास, तो उसमें जो था मतलब काफ़ी ज़्यादा इस किस्म के इश्यूज आ रहे थे कि वो साहब जो थे, ये दोनों तरफ से होता है। इट्स अ सेक्सुअल वायलेंस कुड बी फ्रॉम एनी साइड। इसमें वो आपने वो जो क्या कौन सा वो अमेरिकन एक्टर जो है उसका सुना होगा, उसकी वाइफ ने उसके ऊपर केस किया और उसके बाद
वो केस विन कर गई इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो कि जी कि ये मुझ पे वायलेंस करता था, ये डोमेस्टिक वायलेंस का मैं विक्टिम हूँ, फीमेल ने किया। तो उसके बाद वो मेल जो हैं साहब एक्टर, मुझे नाम उसका डैन के क्या नाम, वो केस अभी वो विन कर गए हैं। जॉनी जॉनी डेप, हाँ, या मलिक साहब मेरे हाल फ़ैन है। मलिक साहब ने मैं हाल वो उनकी जो है सिद्धू मूसा साहब क्या नाम है उनका, उनकी फ़ोटो लगाई हुई है, उनकी पिछले दिनों डेथ हो गई, बड़ा अफसोस हुआ जी उनका। तो वो केस विन किया उन्होंने कि जी के डोमेस्टिक वायलेंस या वायलेंस लाजमी नहीं है कि आदमी ही करता है, मेल ही करता है। आजकल दियाँ औरतां भी बड़ियाँ डाडियाँ ने, तो वो भी जो है वो कर सकती हैं। तो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ये कुछ सवालात हैं, उस का भी मैं जवाब दूंगा आपका। तो ये किसी का इसी हवाले से सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि डोमेस्टिक वायलेंस है और हस्बैंड और वाइफ के पास 30 मंथ्स वीज़ा है एंड चिल्ड्रन ब्रिटिश, तो क्या। देखिए ये इसी टॉपिक पे बात है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जब आप विक्टिम बनते हैं तो उसमें आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। इसमें से किसी भी चीज़ की सिचुएशन आपकी अगर आती है, चाहे वो आपका सेक्सुअल वायलेंस है या आपका कंट्रोलिंग बिहेवियर है या आपका धमकी दे रहे हैं या आपको वो वायलेंट बिहेवियर है, ऑन एनी ग्राउंड्स जो है वो आप डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इट कैन इंक्लूड बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू, ये आपको मैं अगला जो बात बताने जा रहा हूँ उसमें यह है कि इट कैन इंक्लूड, ऐसा भी हो सकता है बट इज़ नॉट अ लिमिटेड। खाली ये नहीं है, पता नहीं किसी भी चीज़ का जो किसी को टॉर्चर मेंटली करना, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। फिजिकल वायलेंस, चपेड़, मुक्का, कसून, थप्पड़, धक्का देना, पुश करना, ये आ गया आपका फिजिकल वायलेंस। इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज़, किसी को जानबूझ के एक केस था मेरे पास, उसमें वो जो था जो बेगम थी उनकी, वो पानी बंद कर देती थी उनका जिस वक्त वो शावर लेने जाते थे या वॉशरूम जाते थे, ताकि वो यहाँ पे कोल्ड हो, ठंडा पानी था, तो वो भी वायलेंस में आ जाता है कि जी के आप किसी को, वो शावर लेने जा रहा है, पीछे पीछे उन्हें पानी बंद कर देना, वो ठंडे पानी के विच खलोता है अंदर, बाहरों दरवाजे की कुंडी ला देनी, ये भी वायलेंस में आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आप मेंटली तौर पे उसको टॉर्चर करना है। अगले बंदा खाना रख के खाना खा रहा है, आप उसके सालन में नमक ज़्यादा डाल देते हैं जानबूझ, या उसमें मिर्ची डाल दी, या वो मतलब कोई ऐसी हरकत कर दी कि वो मेंटली तौर पे उसका वो टॉर्चर का शिकार हो जाए, विक्टिम बन जाते हैं वो सारे। सेक्सुअल अब्यूज़ करना, चाहे वो बातों में हो या वो विदाउट देयर ओन कंसेंट, जो है वो मेल की या फीमेल की, उनकी उनका मूड नहीं है, उनकी मर्ज़ी नहीं है कि वो आपस में उनका कोई रिलेशन बने, लेकिन उसको आप ज़बरदस्ती किसी को कहना है कि नहीं मैं यू मस्ट जो है आप बेड के ऊपर तशरीफ़ लाएं, तो ये जो है ये भी सेक्सुअल अब्यूज़ में आ जाएगा आपका, और ये भी इज़ नॉट अलाउड एज़ वेल, ये भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आ गया इकोनॉमिक अब्यूज़ के वाले से अगर हम बात करें, सो विद होल्डिंग मनी और रिफ्यूजिंग टू अलाउ यू टू वर्क, उनको वाइफ ने पैसे मांगे कि जी मुझे आप दे दीजिए, मैंने सब्ज़ी लेने जाना है या मैंने किसी स्टोर में जाना है, तो वो उसको कह रहा है जी कि मैं तो पैसे नहीं दूंगा। सो दैट्स ऑल्सो कम डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है। फिर उसके बाद आ गया ऑनलाइन, और अक्सर लोग ये समझते नहीं हैं, लेकिन ये ऑनलाइन एंड डिजिटल अब्यूज़ क्या होता है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज़ द ऑनलाइन एंड डिजिटल अब्यूज़। सो ऑनलाइन एंड डिजिटल अब्यूज़ मीन कि मैं अगर अपनी वाइफ को स्टॉप करूँ कि तुम ये फेसबुक नहीं कर सकती यूज़, ये टिकटॉक नहीं यूज़ कर सकती, तुम यूट्यूब के ऊपर ये फ़लाँ चीज़ को नहीं देख सकती, ये भी कंट्रोलिंग में आएगा। तो ये भी आप, अगर आप या आपकी वाइफ या आप खुद कोई भी, उसको स्टॉप किया जा रहा है इस चीज़ से कि जी कि आप ये सोशल मीडिया को यूज़ नहीं कर सकते हैं या इस किस्म की, ये क्या है, ये कंट्रोलिंग, दैट्स कॉल्ड डोमेस्टिक अब्यूज़ एज वेल, डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल। अच्छा, ये किसी का मैं एक सवाल ले लूँ, डोमेस्टिक वायलेंस करवाने के बाद क्या डोमेस्टिक क्या जी कहेंगे, डोमेस्टिक करवाने के बाद क्या हम दोबारा हस्बैंड के साथ रह सकते हैं सर जी? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको अभी जवाब देता हूँ। ये किसी ने मुझे पूछा है जी कि सर आप फ़ोन नहीं उठाते। देखिए, अगर मैं फ़ोन उठाऊंगा तो मैं काम कैसे करूंगा? सो मैं फ़ोन उनका उठाता हूँ जो जिनका फ़ोन महंगा होता है, फिर मैं चोरी चुक लेना।
मेरे पास आप तशरीफ़ लाइएगा और मेरे पास फ़ोन रखिएगा आप, ठीक है, महंगे वाला फ़ोन ला के फिर मुझे बताइएगा मैं उठाता हूँ कि नहीं। तो बिल्कुल मैं उठाऊँगा आपका फ़ोन। तो ये किसी का नीचे सवाल था, बड़ा अच्छा था। एक तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का उन्होंने पूछा जी कि डोमेस्टिक वायलेंस करने के बाद क्या वो आपस में फिर सुलह, अच्छा वो ट्रू भी नहीं होता। माई हस्बैंड वन टू सोलिसिटर, ही सेड यू कैन गेट वीज़ा इफ से योर वाइफ वायलेंस। देखिए ऐसा मैं तो खैर ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर कोई सचमुच का केसेस हैं तो उसमें जो है वो फिर ही केस को डील करते हैं। अच्छा ये किसी का सवाल था कि क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस के बाद वापस हस्बैंड से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। देखिए वो अगर तो किसी ने ये इस सेंस में किया है ये सारा काम कि जी के हमें आगे वीज़ा स्पाउस वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, उसकी फ़ीसें जाएंगी 2300-2400 पाउंड, वो फ़ीस चलेगी, वकील की फ़ीस चलेगी, इतना महंगा पड़ेगा, तो वाई डोंट वी गो फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। तो क्यों ना डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर हम वो लेंगे ILR लेंगे। तो चलें अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला जान छुट्टी सारे मसले हैं। तो अगर तो इस तरह कोई करेगा, अगर कोई करेगा, दैट्स कॉल फ्रॉड, दैट्स कॉल चीटिंग। अगर आप इस तरह का कोई एक्ट करने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन डाल के ILR लेने के बाद वापस फिर घर बैठ के हस्बैंड वाइफ फिर सुलह करके ते इकट्ठे बैठ के हसदे होवोगे। नंबर 1 हसदे होवोगे जी असी तो बेवकूफ़ बनाता होम ऑफिस या बाकियों को। तो ऐसे नहीं होगा। वो जब उनको पता चलेगा जो भी आपको स्टेटस मिला होगा वो उसको कैंसिल करेंगे। नंबर 1। सेकंड ये है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस के बाद एप्लीकेशन डल गई, उसके बाद हस्बैंड को या वाइफ को बाद में जो है अकल आ गई कि जी ये तो बड़ा गलत हो गया, हम क्यों लड़ पड़े, तेरे तो चंगी तो मैंने लभनी कोई नहीं सी। तो वो कहती जी हूँ तेरे तो ज़्यादा सोहना तो मैंने बाहरों की तो लभना कोई नहीं, तो चलो असी सुलह करने आपस दे विच ते फिर कट्ठे ही हैं असी। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे में अगर ऐसा करना पड़ेगा तो फिर वो उसका कानूनी ऑप्शन ये है, लीगल ऑप्शन ये है कि वो उनको वापस होम ऑफिस से दोबारा कॉन्टैक्ट करें, उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करें, जो उन्होंने अपना DV का डोमेस्टिक वायलेंस बेस के ऊपर ILR लिया है उसको वो चेंज करवाएं, कैंसिल करवाएं। फिर अपना जो वीज़ा आपका था, स्पाउस का था, उसको वो उनको दोबारा एप्लीकेशन दें, फ़ीसें पे करें, सारा कुछ प्राप्त करके सीधे रस्ते हो आओ। फिर ऐसे होगा। ऐसे नहीं होगा कि सवेरे लड़ पैना। वो कई ना अपना जो पंजाबी इधर हैं साढ़े वेखन वाले पंजाबियों ने पता होगा, कई बंदे टपरी वास पंजाब हमारे उधर पाकिस्तान पंजाब साइड पे तो ये टपरी वास कहा जाता था। मुझे नहीं पता अब आप लोगों की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। वो होता था ये जिनका कैंप, जिसको कारवान कहते हैं ना, कैंप लगाए जाते हैं। तो वो उनमें कई लोगों में सेंस होती नहीं थी, या अभी भी कईयों में नहीं। वो शाम को उनकी दोपहर में या सुबह को शाम को लड़ाई हो जाती है हस्बैंड वाइफ की ना, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जानी है, उन्होंने एक दूजे ने तलाक़ां दे देनी है, फलां हो गया जी, इंज हो गया, मैं तेरे नाल नहीं रहना, तो तो उसके बाद शाम रात के टाइम फिर सुलह हो जाती थी उनकी। तो फिर वो वो फिर सुलह हो जाती थी। तो उसी सुलह के दौरान जो था फिर एक आध बच्चे जो फिर वो हो जाते थे। तो वो किसी ने कहा जी कि तेरी तो तलाक नू जड़ा ना 3-4 साल हो 5 साल हो गए तेरी तलाक तलाक हुए, डिवोर्स हुए को 5 साल हो गए, तो तुम्हारा ये बीच का बच्चा कहाँ पे आ गया। कहता यार वो बीच में सुलह हो गई थी एक मरतबा। तो बाज़ का ये लोग फिर सुलह हो जाती, फिर एक आधा बच्चा और बीच में पैदा हो जाता। एनीवेज, तो ये दोनों का मैंने ऑप्शन आपको दे दिया कि ये जो है ये किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये लॉ की एक चीज़ आ जाती है कि बोथ मैन एंड वुमेन कैन बी अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़। सो द आंसर इज़ येस, बोथ मैन एंड वुमेन कैन बी अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़। तो उसके ये आ रहा है जी कि एक किसी का इसी हवाले से सवाल था। ये मैं चलें पढ़ लूँ पहले, उसके बाद ये किन्होंने कहा जी कि ये सतारा जी ने कहा जी कि धोखे की बेस पर वीज़ा जो लेते हैं उनके बारे में क्या लॉ है। देखिए धोखे के बारे में ही तो ये मैं बता रहा हूँ कि कई लोग अगर धोखा से वीज़ा ले लेंगे तो कई लोग आते हैं ना, ये ख़वातीन भी आ जाती हैं, कई फीमेल्स आ जाती हैं, मेल भी आ जाते हैं। वो सिर्फ अपने पासपोर्ट के लिए, UK के वीज़े के लिए बाज़ का अगले को मिस यूज़ कर जाते हैं। तो उनको प्यार मोहब्बत का झांसा दे के ना, झांसा दे समझती हैं ना आप, झांसा उर्दू में कहते हैं, झांसा चक्कर देना, उनको कहना जी कि मैं तो आपके इश्क में डूब गया। तो इस किस्म की स्टोरियाँ सुना के उनको स्टोरी में उलझा के ना उनको
रोमांटिक शम्मी कपूर बन के, ऋषि कपूर बन के, तो वो फिर फूल शूल भिजवा के तो वो फिर शादी कर लेते हैं। तो वो एक्चुअल उनका पर्पस ये होता है कि वो पासपोर्ट लेना चाह रहे होते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट ले रहे होते हैं, या वो इंडेफिनेटली। लेकिन वो एक्चुअली वो फ्रॉड होता है। ये भी, ये जैसे आपने कहा ना धोखे से लेना वीज़ा, तो ये धोखे से वीज़ा वो इस तरह लेते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर कोई शख्स धोखे से वीज़ा इस तरह का ले, या अगर कोई मोहतरमा, कोई मैडम धोखे से जो है ना वो इस तरह का काम करे, तो आप दोनों पार्टीज़ के पास राइट हैं कि आप मैरिज ब्रेकडाउन सेक्शन जो है होम ऑफिस का, उनसे रबता करके वो जड़ा धोखेबाज हैगा उन्होंने सबक सिखा सकते हो। धोखेबाज कोई भी हो सकता है ना, तुम धोखेबाज आंखों वाली हो, तो वो जब आपको पता चल जाए कि अगले पार्टी धोखेबाज है, तो बिल्कुल आप उनका जो है वीज़ा कैंसिल करवा सकती हैं जी, बिल्कुल आप के पास ये राइट है। अच्छा, ये निर्जा जी ने कहा है जी लवली, तो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ LOL ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ बोलने लगे हैं बात कर शर्म आ जाती है ना, शाय फील करते हैं, तो हम इसलिए इसको कहते रहते हैं लवली। तो जो ये यंगस्टर हैं, यंग जनरेशन है, वो डायरेक्ट ही पढ़ देते हैं ना, तो लेकिन वो ये है कि एज अ पंजाबी फिर सानू थोड़ा एज अ शर्म जी आती। एनीवेज, अच्छा ये सवाल है एक जी के व्हाट इज़ द मीन बाय कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है, उसके हवाले से जो है ये किसी ने हा और लवली लिखा है जी। लवली की हद तक ठीक है, लेकिन अगर LOL कहेंगे तो वो बड़ा अजीब सा बन जाता है जी। अच्छा जी, अगर 18, ये शहजादी का सवाल है जी कि अगर 18 प्लस बच्चा, अच्छा 18 जड़ा प्लस होएगा बच्चा थोड़ी होएगा, 18 अगर 18 प्लस बच्चा हो पाकिस्तान में और फादर ब्रिटिश बच्चा रजिस्टर्ड नहीं कर सके, तो बुलाना कैसे कैसे बुलाया बच्चे का? आपकी लाइन की समझ नहीं आई, लेकिन यह है कि चले मैं शॉर्ट करके आपको बता देता हूँ। जो 18 से ऊपर है वो बच्चे की कैटेगरी से तो बाहर हो गया, वो तो एडल्ट में आ गया, नंबर 1। तो सेकंड ये है कि अगर बाप ब्रिटिश है या बाकी सारी सिचुएशन है, तो वो टेक्निकली उनको रजिस्टर्ड तो नहीं करवा सकते हैं, उनका तो नॉर्मल वीज़ा जो है वही उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कौन सा वीज़ा उनका अप्लाई करते हैं, ये सारे उनके सर्कमस्टांसिस देखने के बाद जो है वो मैं आपको एडवाइस कर सकूंगा। अभी तो मैं सब जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि जिस बाप ने अगर 18 साल तक के बच्चे को बुलवाया नहीं, सो देयर शुड बी सम रीजंस, वहाँ पे कुछ टेक्निकलिटीज़ होंगी, कुछ लीगल इश्यूज़ होंगे, कोई वो मतलब बेशुमार चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स बिफोर आई आंसर, यू नो। अच्छा, उसके बाद ये इसमें आ रहा है जी कि ये जो व्हाट इज़ द मीन बाय कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है, उसमें इसका लॉ ये कहता है जी कि सेक्शन 76 है, सेक्शन 76 ऑफ सीरियस क्राइम एक्ट 2015 जो था, उसके मुताबिक यह है कि क्रिएटेड एंड ऑफेंस क्रिमिनलाइज कंट्रोलिंग बिहेवियर इन इंटीमेट अ फैमिली रिलेशनशिप वेयर अ बिहेवियर हैज़ अ सीरियस इफेक्ट ऑन विक्टिम। जो उसमें आई डू होप कि आप इस लाइन को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर आप मुझे मैं इसकी थोड़ी सी, चलिए जो हमारे उर्दू पंजाबी हिंदी बहन भाई हैं उनके लिए थोड़ा सा सादा ज़बान में कर दूं। एग्जांपल इसकी ये आ जाती है जी कि कंट्रोलिंग बिहेवियर इंक्लूड जो आ गया मॉनिटर द पर्सनस टाइम एंड हु दे सी, कहाँ पे वो जाते हैं, कहाँ से वो आते हैं, कितने बजे जाते हैं। आइसोलेट अ पर्सन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, किसी को फ्रेंड और फैमिली से मिलने से स्टॉप करना, तुम अपनी फ्रेंड के पास नहीं जा सकते, या उनकी वाइफ कहेगी कि तुम अपने फ़लाँ दोस्त को नहीं मिल सकते। सो दैट्स किसी को अकेला करना, किसी को आइसोलेट करना, दैट्स ऑल्सो जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। डिप्राइव समवन फ्रॉम अ बेसिक नीड, किसी को बेसिक नीड से किसी को ना लेके देना, हस्बैंड वाइफ को ना लेके दे, या जैसे मोबाइल है, या जैसे आजकल चूँकि इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट जो है ये भी बेसिक नीड में आ जाता है। तो अगर आपकी वाइफ या आप जो भी दोनों में से पार्टीज़ हैं, हम देखिए डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करेंगे तो बेयर इन योर माइंड कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल मेल और फीमेल, वी आर टॉकिंग अबाउट द बोथ, मेल और फीमेल दोनों की हम बात करें। तो उसमें यह है कि अगर बेसिक ये जो इंटरनेट है, ये जो घर का गर्म पानी है, हॉट वाटर है, ये टेलीविज़न जो है, ये टीवी देखना, ये सारे आपकी बेसिक नीड्स में आ जाती हैं। जब आप उनको यही स्टॉप करेंगे कि आप यू कांट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन या आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, सो दैट्स ऑल्सो कॉल अंडर जो है कंट्रोलिंग बिहेवियर। सो इन्फोर्सिंग रूल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये आ जाता है किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी को
तू तड़क करके बात करना। जैसे अब हम पंजाबी अगर मैं पंजाबी च मैं गल अगर करा, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ जी कि तू मेरे सामने बैठा है, सो दैट्स ऑल्सो बिकम अंडर बदतमीज़ी जो है उसमें आएगा। तो उसमें तरीक़ाकार ये है, तुसी की कर रही हो तो हम तुसी करके बात करते हैं, या मैं तुम की बजाय आप कह के बात करूं। सो ये हम लोगों का चूँकि किसी को डिग्रेड करना, किसी को बदतमीज़ी के स्टाइल में बुलवाना या बुलाना, कि तू इंज ना कर, तू अच्छे रख दे, तू ऐ कर, तो ये भी जो है सम टाइम जो है दोनों पार्टीज़ का अंडरस्टैंड करना इसको थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो आपस में रिलेशनशिप जो है उनमें कमी आ जाती है। अच्छा, उसमें फिर आ गया क्रिटिसिज्म जो है। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें, क्रिटिसिज्म दैम एंड टेलिंग दैम दे आर वर्थलेस। मैं आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ करी जाऊँ कि जी के जो है तुम कपड़े अच्छे नहीं पहनती हो, तुम वो वाइफ आगे से कहे कि मुझे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही है, तुम ये शेव करते हो तो मुझे अच्छे नहीं लगते, तुमने ये बियर्ड रखी है तो मुझे अच्छे नहीं लगते, तुमने ये ग्लासेस पहने हैं तो अच्छे नहीं लग रहे। दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना, तुम्हारा रंग काला है, तुम मोटी लगती हो, तुम पतली लगते हो, तुम्हारा जो बॉडी है वो अच्छी नहीं है, ये दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना जो है ये भी आल्सो कम अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस जो है। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है सो ये भी ठीक नहीं होता। अगर कोई यहाँ की यूके की लेट से अगर किसी ने किसी को स्पाउस वीज़े पे बुलवाया है, वो कोई इंडिया से आया है, कोई पाकिस्तान से आया है या कहीं से आया है, वो खुद वो इंग्लिश बोलता है, यहाँ की लेडी या वो लड़का बोलता है इंग्लिश बोलते हैं, वो उनको पंजाबी उर्दू या उनको आपस में इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप उनको डिग्रेड करें कि यू इंडियन, यू पाकिस्तानी, यू कम फ्रॉम ओवर देयर, और या यू आर नॉट ब्रिटिश, या इस किस्म का जो है दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना या दूसरे को घटिया तस्वर करवाना, उसको वर्थलेस कहना है कि तुम तो जाहल हो, तुम अकल से पैदल हो, तुम में अकल नहीं है। ये दूसरे को इस तरह की जो चीज़ें हस्बैंड एंड वाइफ कहते हैं, दैट्स ऑल्सो कम अंडर डोमेस्टिक वायलेंस जो है। अच्छा, इसके बाद अगर हम फाइनेंस की भी हमने बात कर ली कि वो भी एक दूसरे को आपका ख़र्चा देना जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। खैर, अगर इस तरह की जब सिचुएशन होती है आपकी, सो दैट्स मीन कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम बन गए हैं, आप डोमेस्टिक अब्यूज़ का आप शिकार हो गए हैं। सो देन द होम ऑफिस गाइडलाइन इज़ अ वेरी क्लियर कि स्टेट दैट एंड नो नंबर वन, तो इसमें किसी तरह की कोई वो नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई जेंडर वाइज डिफरेंस नहीं है। तो उन होम ऑफिस के लिए आप दोनों एक जैसे हैं। जैसे पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे जो हैं एक जैसे होते हैं माँ बाप के लिए, इसी तरह होम ऑफिस के लिए भी सारे लोग जो हैं वो एक जैसे होते हैं। ये कुछ सवालात हैं, मैं उनका जवाब दे दूँ, फिर इस चैप्टर के लास्ट जो हैं चीज़ें मैं उसकी तरफ आऊँगा। ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगर सवाल हैं तो वो, अच्छा हाँ, इफ़ समवन ऑन अ बेल फॉर असॉल्ट चार्ज डीवी डोमेस्टिक वायलेंस कैन दे अप्लाई फॉर अ फर्दर वीज़ा ऑन ब्रोकन रिलेशनशिप? नो, इसमें H चौधरी जी, इसका एक तो ये है कि आपने जैसे लिखा कि इफ़ समवन ऑन अ बेल ऑफ असॉल्ट, वो असॉल्ट की बेस के ऊपर, हमले की बेस के ऊपर वो चार्ज हो गए, तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, फिर वो उन्होंने एक दूसरे को मारा पीटा। कैन दे अप्लाई फॉर फर्दर लीव जो होगी, वो फर्दर लीव के ऊपर तो नहीं जा सकते बिकॉज दे ऑलरेडी ऑन, इफ़ दे आर ऑन अ स्पाउस वीज़ा, सो दैट्स मीन का रिलेशनशिप तो ब्रेक हो गया, वो तल्लक तो ख़त्म हो गया। तो अब वो क्या आएगा, अब उनका डोमेस्टिक वायलेंस टेक्निकली तो वो अप्रूव हो गया, वो आपके पुलिस रिकॉर्ड से पता चल गया कि डोमेस्टिक वायलेंस तो प्रूव हो गया कि उन्होंने चार्ज कर लिया उनको या कुछ जो भी है। तो अगर उनका फॉल्ट नहीं है नंबर वन, और उन्होंने कोई ऐसा अटैक नहीं किया कि जिससे किसी की जान बूझ के किसी की जान लेने की कोशिश की या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने डिफेंस में किया कुछ, तो वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन टेक्निकली ये है कि वो ऑन अ बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आई नीड टू अंडरस्टैंड फुल केस, मुझे पूरा समझना पड़ेगा कौन सा वीज़ा था उनका, क्या उनके पास स्पाउस वीज़ा था, उसके बाद रिलेशनशिप में क्या क्या ब्रेक आया, किस तरीके से ये सारा काम हुआ और किस तरीके से वो उन्होंने अटैक किया या असॉल्ट किया, फिर उसके बाद चार्ज हुए। मतलब ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूँगा। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई बंदा वापस नहीं जाना चाहता तो वो डोमेस्टिक वायलेंस तो एक्चुअल तो हुआ है ना जी, तो इसलिए
चीज़ें कुछ देखने में आसान लगती हैं, कुछ मुश्किल लगती हैं। सो एनीवेज़, ये था जी आज का डोमेस्टिक वायलेंस का जो हमारा चैप्टर था। तो अगर हम इसके लास्ट अच्छा, ये किसी का सवाल है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको मैं पढ़ ही लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। एक तो कहा है ऊपर फारी भाई ने, वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये कैंट कलेक्शन का है क्या? आप कैंट कलेक्शन, आप बुटीक है क्या आपकी? नाम आपका बड़ा ज़बरदस्त लगा, कैंट कलेक्शन। अच्छा, आई वाज अरेस्टेड फॉर कंट्रोलिंग एंड ये क्या आ गया जी, कंट्रोलिंग, हाँ, फॉल्स एलिगेशन, व्हाट विल हैपन। देखिए, अगर आप के ऊपर इस तरह का अगर एलिगेशन था और फॉल्स थे, तो क्या आप उसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के हवाले से या होम ऑफिस या इमिग्रेशन के हवाले से उसका इस पॉइंट का जवाब पूछ रहे हैं, या आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उसका आप जस्ट उसके डिफेंस के लिए पूछ रहे हैं? इसमें फ़र्क आ जाता है। अगर तो आप के ऊपर ये जो ब्लेम आपने बताए हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं, सो देन द सिनेरियो इज़ अ डिफरेंट। अगर आप इमिग्रेशन के हवाले से बात करें, सो देन ऑब्वियसली स्टिल इज़ डिफरेंस। फ़र्क उसमें ये आ जाएगा कि अगर आपका इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, तो अगर आप के ऊपर फॉल्स एलिगेशन थे एंड आप रॉन्ग नहीं थे, तो फिर तो आपको वो आपको स्टे देंगे। और अगर इसी तरह अगर वो पुलिस चार्ज है, पुलिस का केस है, और वो आपके ऊपर फॉल्स जो हैं, गलत झूठे इल्ज़ाम आते हैं, सो देन वो आपको बरी कर देंगे। तो इसमें एविडेंस जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर एविडेंस में एक होती है प्रेमा फाई, जिसको एविडेंस कहेंगे, कि क्या एक एविडेंस, ऑफिशियली तौर पे क्या एविडेंस मौजूद है आपके पास कि क्या सचमुच में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगर किसी के पास एविडेंस नहीं होती, सो देन द सेकंड ऑप्शन फिर ये होता है, दैट्स कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जो होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये होता है हालातों वाक़यात की नज़र में कि किस तरह की सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसिस हुए, आपके पास कौन से विटनेस हैं, आपके घर में कोई राइट लेफ्ट के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी जब केस होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं जी। ये सवाल इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे बात कर रहा हूँ। चलिए, ये ज़ीशान, क्या नाम है जी, ज़ीशान बीज, उनका फर्स्ट टाइम इन्होंने शायद ये देखा है, तो मैं इनको इनकरेज करने के लिए मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि इस्लाम, हाउ मच इज स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन फुल कॉस्ट विद सोलिसिटर। ठीक है जी। और सेकंड इन्हीं का सवाल है, इस्लाम हाउ मच, अच्छा वही सवाल है। अच्छा देखिए, जो वकील की फ़ीस है उस पर तो मैं तबसरा नहीं करूँगा कि वकील साहब से तो आपके अपने पर्सनल रिलेशन आ जाते हैं। अगर कोई आपका घर दी मुर्गी दाल बराबर घर का वकील है, तो शायद वो आपका मुफ्त भी काम कर दे। बाहर के हैं, हर वकील का एक स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो अपने मुताबिक केस करते हैं, फीसें लेते हैं। मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। लेकिन स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, जो आपने होम ऑफिस को डायरेक्ट पे करनी होती है, हम लोग तो क्लाइंट से फ़ीस नहीं लेते, ये इसकी होम ऑफिस की फ़ीस, क्योंकि हम लोग टेंशन नहीं लेते। तो क्लाइंट को फील हो जी इतने पैसे मैंने वकील को दे दी, हम कहते होते हैं कि जी आप होम ऑफिस की जो फ़ीस है डायरेक्ट पे करें। अच्छा, उसकी अब जो फ़ीस है वो 1033 है जी, 1033 पाउंड, 1033 पाउंड होम ऑफिस की फ़ीस है, प्लस 624 पाउंड्स जो हैं वो पर ईयर के हिसाब से इसके IHS के चार्जेस आ जाते हैं। इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज जो है 624 पर ईयर, एक साल का। तो वो जितनी देर का वो आपका फर्दर एक्सटेंशन आती है, 2.5 साल की है, तो उस हिसाब से वो 1800 बन जाते हैं। और 1033 पाउंड वो, तो ये जो है 1500 बन गए। 1033 प्लस 624 बाय 2.5 ईयर का है, अगर आपका 23-24 बन जाते हैं। अगर वो 3 साल वाला है तो वो बन गया। तो वो ये बेसिकली 624 पाउंड पर साल का, और 1033 पाउंड उनके वो आ जाते हैं। वकील साहब ने नाल हम ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ है कि वो ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ना किन्नी छुरी फेर देने, कितना का ज़िबा करते हैं आप। अच्छा, एनीवेज, ये उसके बाद आ गए जी कि अगर यू कैन, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो जाते हैं और आपके पास ये वाली एविडेंस या बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका आप विक्टिम हैं, तो आप होम ऑफिस को डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। और अगर आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, आपको ILR दे देते हैं ऑन दी वायलेंस जो होता है। ये है जी सर सारा। तो बहरहाल मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। यूट्यूब का चैनल आपने मेरा बहुत से दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो उसके ऊपर ये है कि ये लाइव वीडियो होती है, ये ख़त्म हो जाती है।
सो उसके ऊपर वीडियो जो है वो ज़िंदा रहती है। सलाम सर, डोमेस्टिक वायलेंस केस रिजेक्ट हो जाए तो क्या हल है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस केस अगर आपका मलिक साहब रिजेक्ट अगर हो जाता है तो उसका हल ये होता है कि चूंकि अगर तो आपको राइट ऑफ अपील उसमें नहीं मिलता तो आप रिव्यू की पिटीशन भी डाल सकते हैं। अगर आप समझते हैं आप जेन्युइन थे, आप सारा कुछ ठीक था, आप जुडिशियल रिव्यू के लिए भी जा सकते हैं, जेआर अप्लाई कर सकते हैं, आप न्यू एविडेंस के साथ फ्रेश एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। इस ऑल डिपेंड ऑन अ सर्कमस्टांसिस, इस ऑल डिपेंड ऑन केस टू केस जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ा मैटर करती हैं कि ये हुआ क्या हुआ। ठीक है जी, ये सलाम शाहद तारिक साहब तशरीफ़ लाए हैं। सलाम भाई, वालेकुम सलाम जी। फ्रेंच नेशनैलिटी वाले कैसे यूके सेटल हो सकते हैं? देखिए, फ्रेंच नेशनैलिटी हो या आपके पास स्पेनिश नेशनैलिटी हो या कोई भी हो, अब यूके में फौरी तौर पे सेटल नहीं हो सकते। अगर कोई बंदा आपको वर्क परमिट दे दे या आप स्पाउस वीज़े पे आ जाएं या किसी और स्टूडेंट पे आ जाएं, सो दैट्स अ डिफरेंट केस। अदरवाइज जो है वो जो ब्रेग्जिट चूँकि हो चुका हुआ है, सो आफ्टर ब्रेग्जिट जो है वो इस नो स्टेट फॉरवर्ड एज प्रीवियसली कि आप आएँ और आके तो केस फाइल कर दें और जिसको सेटलमेंट कहते हैं, जो ईयू सेटलमेंट थी वो अब नहीं आप कर सकते हैं। अब जो भी फ्रेंच आए, फ्रांस से आएगा या कहीं से भी आएगा, उसको जो भी रूट फ्रांस से आए या इंडिया से आए, सभी के लिए एक जैसा है। अब एक ही तालाब में जो है वो बकरी और शेर जो हैं वो इकट्ठा ही पानी पिएंगे। अब अलग-अलग तो कानून नहीं होगा। इसीलिए ये बरतानिया ने ये सारा इसलिए किया था कि ताकि एक ही तालाब में, एक ही हमाम में सब नंगे हों। सुखविंदर पाजी ने कहा जी कि प्लीज़ एक्सप्लेन न्यू डिवोर्स लॉ एंड अदर पर्सन नॉट एग्री, थैंक यू। सुखविंदर पाजी, डिवोर्स लॉ को तो मैं डील नहीं करता हूँ। इफ़ इस इस्लामिक डिवोर्स एंड खुला, सो देन मैं आपको जो है मुकम्मल एडवाइस और फुल सर्विसेज भी हम देते हैं। चूँकि डिवोर्स लॉ को मेरी जो कोलीग हैं वो डील करती हैं, वो हमने कल बल्कि डिवोर्स लॉ पे मैंने सवाल जवाब किए थे, लेकिन बेसिक सा कंसेप्ट जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूँ। 6 अप्रैल 6 अप्रैल जो गुजर गई है उसके बाद का कानून ये है कि जो कोई भी बंदा जो है वो डिवोर्स जब लेना पड़ता है तो उस उनको अब रीज़न ऑफ डिवोर्स जो है वो नहीं लिखनी पड़ती। तो वो इन्होंने डिवोर्स लॉ को बड़ा इजी कर दिया है। सो आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको डिवोर्स मिल जाती है। तो जो पहले था ना कि आपको कंटेस्ट करना पड़े, आपको रीजंस देनी पड़े कि जी उन्हें मैंने कुटिया तो मैं कुटिया, उन्होंने फलां होया थे, एलिगेशन लाने थे फलां, वो अब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं 6 अप्रैल के बाद। सो अब अप्लाई कीजिए और डिवोर्स लीजिए। बिलाल क्या है जी, उन्होंने कहा जी प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। मैं देखता हूँ जी कहाँ पे है आपका सवाल। हेल्थ चार्ज कितना होगा जी? हेल्थ सरचार्ज जो है वो 624 पाउंड जो हैं वो 1 साल के होते हैं। 1 ईयर, फॉर 1 ईयर 624। को 3 साल का वीज़ा अप्लाई करेगा तो 624 को ज़रब दे लीजिए आप 3 से। अगर 2 ईयर्स का वीज़ा होगा, जैसे एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन जो है वो 2 साल की सेकंड आती है ना एक्सटेंशन। तो फॉर 2 ईयर जो है 624 और 624 कितना बन गया? 1224, 1224 पाउंड। उनको जी मत आप भी करो ना, जमा तफसीक करन दी। ईमान जी का सवाल है जी कि सर आई एम डिवोर्स नाउ एंड ऑन बिहाफ इट्स पॉसिबल आई स्पॉन्सर समवन और नॉट। देखिए, स्पॉन्सरशिप के लिए डिवोर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप स्पॉन्सर किसी का वीज़ा के लिए बात कर रही हैं, सो देन ऑब्वियसली उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप डिवोर्स के बाद आप न्यू शादी या स्पाउस वीज़ा की ये बात कर रहे हैं, तब भी मतलब कहने का मकसद ये है कि डिवोर्स का आपका किसी भी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है। डिवोर्स इज़ योर ओन पर्सनल चॉइस। निकाह, शादी, मैरिज इज़ योर ओन पर्सनल चॉइस। किसी को आप मोहब्बत करती हैं या कोई आपको करते हैं तो आप शादी करती हैं, किसी के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं तो आप डिवोर्स लेते हैं। सो डिवोर्स हैज़ नो कनेक्शन विद एनी स्पॉन्सरशिप और वीज़ा कनेक्शन जो है। हाँ सलाम। वीज़ा टेकिंग लॉन्ग, देखिए वीज़े का जो टाइम फ्रेम है वो पहले 3 to 12 वीक्स था। अभी वो टाइम जो है 12 से बढ़ के 24 वीक्स हो गया है। 24 हफ्ते कम से कम लगते हैं, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो लिहाजा वो जो है टाइम आजकल ज़्यादा लग रहा है। तो कोई कोई हाल नहीं है सिवाय इसके कि वेट करने के अलावा।
शेफ़ वीज़े का क्या प्रोसेस होता है। सर, शेफ़ का वीज़े का प्रोसेस हो या डॉक्टर के वीज़े का प्रोसेस हो या आपके प्रोफेसर के वीज़े का प्रोसेस हो या नर्स का प्रोसेस हो, कोई भी वीज़े का प्रोसेस हो, प्रोसेस सेम होता है, टाइम फ्रेम सेम होता है। स्पॉन्सरशिप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको किसने क्या स्पॉन्सरशिप दिया है। शेफ़ का है तो ऑब्वियसली जो आपका स्पॉन्सरशिप होगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो लिहाजा अक्सर लोगों के माइंड में ये होता है कि शायद यूके में कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है कि मुख्तलिफ़ केसों में। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कानून सबके लिए एक जैसा है। कोई भी वीज़ा जब अप्लाई होता है तो उस पर अगर 3 to 12 वीक्स या आजकल 24 वीक्स लग रहे हैं तो सभी केसेस पे सेम लग रहे हैं। तो लिहाजा वो नहीं है किसी तरह की कोई की गई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो रेफ्यूजी आर एग्जाम्प्ट फ्राम लाइफ इन द यूके एंड फी एग्जाम्पशन। देखिए, रेफ्यूजी जो हैं वो अगर तो वो आईएलआर तक की अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर तो वो एग्जाम्प्टेड हैं। लेकिन अगर आप पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए जो है वो कोई भी एग्जाम्प्टेड नहीं है। आईएलआर की यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन लोगों में आ जाती है। मैंने एक दो वीडियो पहले पोस्ट की तो कई लोग सुनते नहीं हैं और डायरेक्ट फटाफट करके मैसेज ऊपर लिख दें, नहीं जी नहीं, मेरे पास तो रिफ्यूजी स्टेटस था, मैंने तो आईएलआर ले लिया है बगैर उसके लाइफ इन द यूके टेस्ट। मैंने कहा जी मुबारक हो, ले लिया। आपने कहा था जी ऐसे नहीं। मैंने कहा जी मैंने आईएलआर की बात नहीं की, मैं पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ। जब आप ब्रिटिश पासपोर्ट करेंगे तो लाइफ इन द यूके मस्ट है। आईएलआर के ऊपर एग्जाम्पशन आती है, पासपोर्ट के ऊपर नहीं है। सर, वीज़ा एक्सटेंशन पर कितना टाइम लग रहा है जी? वीज़ा एक्सटेंशन के ऊपर जी 3 से 12 हफ्ते पहले था, आजकल 24 हफ्ते है जी। तो ये मैं अब इजाज़त चाहूँगा आपसे, ये आखिरी सवाल ले लूँ जी, आखिरी सवाल। हेलो भाईजान, सेटल्ड स्टेटस के लिए इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द यूके टेस्ट मस्ट है क्या? प्लीज़ देखिए, सेटल्ड स्टेटस मुराद है कि अगर तो आप यूरोपियन हैं, यूरोप से आए हैं, फिर तो नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से आए हैं, आप सेटल्ड स्टेटस मीन आप आईएलआर के लिए जा रहे हैं। अगर आप स्पाउस में हैं तो फिर आपको लाजमी है। अगर आप यूरोप से आए हैं तो फिर नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस, रेफ्यूजी या किसी और कैटेगरी पे आप हैं या आप असाइलम के ऊपर आए थे फिर आपको नहीं है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वीज़ा कि आपके पास वीज़ा कौन सा है। दोस्तों, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, रिक्वेस्ट, कोई गलती हुई है, गुस्ताखी हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। और अपॉइंटमेंट बना के फ़ोन पे एडवाइस जो होती है वो बड़ी मुश्किल होती है, इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है। फ़ोन आप उठाते हैं, कॉल करके पूछते हैं, ऐसे है, गैर कानूनी है फ़ोन के ऊपर एडवाइस देना। अनटिल अनलेस पहले देखूँ फिर मैंने आपको टाइम दे दूँ कि मैं इतने बजे आपको एडवाइस दूंगा, आपके पेपर मेरे सामने पड़े होंगे, फिर मैं आपको एडवाइस करूँगा, वो लीगल एडवाइस होगी। बाकी फ़ोन आप फ़ोन चुकते हो तो सीधे भाजी है मसला है कि मैंने को पूछते हो जी की करिए, वो फजूल एडवाइस होती है, उसमें ना मुझे फ़ायदा होता है ना आपको होता है। तो दुआ में याद रखिएगा, दोबारा फिर आपसे बात होगी। बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं, सॉरी मैंने जिन दोस्तों के सवालों का जवाब ना दे सका उनसे मैं माफ़ी चाहूँगा। यूट्यूब का चैनल है बारी लॉ एसोसिएट, बारी लॉ एसोसिएट, BARI, बारी लॉ LAW, एसोसिएट ASSOCIATES, बारी लॉ एसोसिएट। यूट्यूब के ऊपर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप मुझे देख पाएंगे। वहाँ पे आपके पास अगर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको कोई चाहिए हो तो वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूँगा। अगर आप फ़ोन एडवाइस या ऑफिस में तशरीफ़ लाना चाहें तो ब्रैडफर्ड ऑफिस है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप इमिग्रेशन मैटर्स के लिए ऑफिस आ सकते हैं। तो ये किसी ने दिल भेजा, आपके दिल का बहुत शुक्रिया जी। और यूट्यूब का चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वो न्यू चैनल है, उसका जो है अभी उसकी इतनी व्यूज़शिप नहीं है, चूँकि आई डोंट नो कि वो यहाँ पे यूट्यूब इस पे टिकटॉक पे बहुत से लोग आ जाते हैं और बहुत से सवाल करते हैं। तो मैं सम टाइम मुझे बड़ा एम्बेरस मैं फ़ील करता हूँ आपके सवालों के जवाब ना दे सकूँ। अभी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे 27 न्यू मैसेजेस जो हैं वो नीचे आए हुए हैं। तो मैं अब कितनी देर बैठूँ, मैं 5:30 का बैठा हूँ, 1 घंटा हो गया मुझे ना। तो मेरे लिए भी हार्ड होता है आपको डिसअपॉइंट करना। सो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। तो इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट होती है आपसे कि यूट्यूब के चैनल पे सवाल भेज दिया करें, मैं वहाँ पे जवाब देता हूँ। ये टिकटॉक के ऊपर सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, बड़ा मुश्किल होता है उसको देखना पढ़ना। और यूट्यूब चूँकि हमारा ऑफिशियल अकाउंट है तो कंपनी के थ्रू है, तो मैं नहीं भी बैठा होता, मेरे और कोलीग्स हैं, सभी के पास हमारा उसका कनेक्शन होता है। तो जितने हमारे ऑफिस के बाकी कोलीग्स हैं, बाकी वो जो भी बंदा पढ़ता है खोलता है, जिसका टाइम मिलता है वो जवाब दे देता है।
तो इसलिए यूट्यूब का ये जो टिकटॉक है ये सब मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये कंपनी का है लेकिन मेरा पर्सनल है। यूट्यूब हमारी कंपनी का है, वहाँ पे कंपनी के जितने भी वकील हैं वो आपको वहाँ पे जवाब दे देते हैं। चलिए कल इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।